हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान जैन है। मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में 23 रैंक हासिल किया है और आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक दिल्ली नॉलेज ट्रैक फॉर होस्टिंग मी, and as an aspirant I have immensely benefited from the talks of previous toppers, and today I would like to share my strategy and share my 2 cents and help some of the aspirants who are starting on this journey। और अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो मैं दिल्ली से हूँ। मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अगेन से किया है। और इसके अलावा मुझे प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने का मौका मिला। मैंने JSW स्टील में काम किया है। मैंने अपनी मास्टर्स इसी साल जून 2022 में कंप्लीट किया है और साथ ही साथ मैं अपनी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी और इस साल मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ये एग्जामिनेशन क्रैक हुआ है और मैं कोशिश करूँगी कि 1 साल की टाइमलाइन के हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँ सो दैट एस्पिरेंट्स को इसका कुछ बेनिफिट्स मिले। सो अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में शेयर करने से पहले मैं UPSC एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये एग्जामिनेशन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज UPSC द्वारा हर साल एक बार कंडक्ट कराया जाता है और इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स है। हाउएवर, अगर आपके अंडर ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में नहीं है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन की मेन स्पेसिफिकेशन होती है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें 6 एग्जामिनेशंस होते हैं जो कि 3 दिन लगातार होते हैं और 6 के 6 एग्जामिनेशंस के मार्क्स आपके मेरिट में काउंट होंगे। 4 एग्जामिनेशंस आपके इकोनॉमिक्स के होते हैं और एक जनरल इंग्लिश का होता है और एक जनरल स्टडीज़ का होता है। तो इसको इग्नोर ना करें, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ को इग्नोर ना करें बिकॉज वो भी मेरिट में काउंट होते हैं। थर्ड थिंग है कि इंटरव्यू आप किसी रीजनल लैंग्वेज में नहीं दे सकते। ये कंपलसरी है कि आपको इंग्लिश में ही देना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक मिथ है इस एग्जामिनेशन में कि कोई नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स में लिमिटेशन नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको एज की लिमिटेशन दिखेगी और कहीं ना कहीं UPSC आपको कह रहा है कि यहाँ लिमिटेशन है अप टू विच यू कैन सेट फॉर दिस एग्जामिनेशन। लास्टली आई वुड से कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप इस एग्जामिनेशन में नहीं भी बैठेंगे तो आपका अटैम्प्ट काउंट होगा। तो ये बहुत इम्पैरेटिव है कि आप उस साल का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और अकॉर्डिंगली इस एग्ज़ाम को प्रोसीड करें। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, सबसे पहले तो आपको रिसर्च करनी चाहिए इस वर्क प्रोफाइल के बारे में कि किस तरह का काम होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर्स का। देयर आर सो मेनी ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल। बहुत सारे करंट इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, लिंक्डइन पे वो रेगुलरली पोस्ट करते हैं। आप उनको फॉलो कीजिए, समझिए कि इस सर्विस की डिमांड्स क्या हैं, क्या वो आपके इंटरेस्ट से अलाइन करता है, so that you get a clarity as to why you want to write this examination। क्योंकि ये जर्नी कभी बहुत अनसर्टेन लगती है अपने माइंड में, तो you would have to go back to why you want to write this examination and proceed with the same motivation the way you started this preparation। तो उदाहरण के हिसाब से मैं कहूँगी कि आयुषी चंद मैम का यूट्यूब चैनल है जो आप फॉलो कर सकते हैं। श्वेता मैम का भी यूट्यूब चैनल है। लिंक्डइन पे आप अंशुमान कमिला सर को और निकिता मैम को फॉलो कर सकते हैं। ये दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द मेनी करंट इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर्स हु रेगुलरली पोस्ट ऑन द लिंक्डइन। सो आप इसको रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। सेकेंडली, आपका जो सेकेंड स्टेप होना चाहिए वो है सिलेबस। सिलेबस को आप 1 हफ्ता आराम से देखिए, समझिए कि इस एग्ज़ाम की डिमांड्स क्या हैं। साथ ही साथ आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को थरोली रीड कीजिए, एनालाइज कीजिए कि सिलेबस में से कितना पोर्शन पास्ट ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है,
मेरा एडवाइस ये रहेगा कि पास्ट के 5-6 साल के पास्ट के क्वेश्चन देखिए, उससे पहले के देखने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने ऐसा नोटिस किया है कि कुछ 20-25% पोर्शन है सिलेबस में जो पास्ट या क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, और कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, जिसको हम बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स हो गए या यूपीएससी फेवरेट्स हो गए, वो आप आइडेंटिफाई करें, उनको हाई प्रायोरिटी एरियाज में रखें, और अकॉर्डिंगली आप अपने प्रिपरेशन को प्रोसीड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट द सिलेबस। So the right strategy would be to prioritize some areas over the others, और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप लो प्रायोरिटी एरियाज में भी फोकस कर सकते हैं। पास्ट के क्वेश्चंस को एनालाइज करने से आपको समझ आएगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, किस में आपको ज़्यादा टाइम देना है। आप अकॉर्डिंगली 1 ईयर टाइमलाइन उसकी बना सकते हैं। और लास्टली आई वुड से कि स्ट्रैटेजी उनकी फॉलो करो जिससे आप रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ करी है, अगर आप भी ऐसे कर रहे हो तो आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। सिमिलरली कुछ लोग काम के साथ साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उन रोल मॉडल्स को आइडेंटिफाई करो और अपनी स्ट्रैटेजी में उसको कहीं ना कहीं ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस पेपर वाइज स्ट्रैटेजी, दैट इज 6 पेपर्स दैट वी हैव इन द रिटन स्टेज। तो एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो ब्लाइंडली फॉलो ना करें, और उसमें से जो चीज़ें आपको अपने लिए कंफर्टेबल लगती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज हमें स्ट्रैटेजी बनानी होती है, बुक वाइज नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं बुक्स आपको बोलूँगी वो आपको पूरी करनी ही है। तो सबसे पहले पहले दिन आपका पेपर होगा जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़ का। जनरल इंग्लिश में मेजर सेक्शन इट इज़ फॉर 100 मार्क्स एंड मेजर सेक्शन इज एसे राइटिंग, प्रेसेस राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग एंड सम पोर्शन ऑन ग्रामर। तो इसके लिए पास्ट का क्वेश्चन आपके लिए बाइबल रहेगा, क्योंकि इसमें कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। मैंने ऐसे राइटिंग के लिए पास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस के ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे, उसको ब्रॉड बकेट में डिवाइड किया, और मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि ब्रॉडली दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन वुमेन, सोशल सेक्टर्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सो दीज टॉपिक्स और द ब्रॉड टॉपिक्स यू कैन आइडेंटिफाई एंड अकॉर्डिंगली आप कोड्स कलेक्ट कर सकते हो हर टॉपिक्स में, ताकि आपको आसानी हो ऐसे को स्टार्ट करने में एंड यू आर एबल टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर। दैट इज फॉर द एसे राइटिंग। एंड फॉर द पैराग्राफ राइटिंग द मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट दे आस्क आर फिलोसफिकल इन नेचर। उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप उन टॉपिक्स को लेकर अपने फैमिली फ्रेंड्स और उनके साथ डिस्कस करें, ब्रेनस्टॉर्म करें कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है। ऐसा मैंने किया था, आप और कोई स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हैं इसके लिए। मेरा मानना है कि इंग्लिश एक लो हैंगिंग फ्रूट है, इसमें कम मेहनत से आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, तो इस पर फोकस कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपका इंडियन इकोनॉमिक्स से कवर हो जाएगा। पॉलिटी के लिए मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि मोस्टली क्वेश्चंस आर स्टैटिक इन नेचर। अगर इस साल के एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो 5 में से 4 क्वेश्चंस स्टैटिक नेचर के थे और एक करंट इश्यूज पे था, दैट इज़ रीसेंट पावर शिफ्ट इन पाकिस्तान। तो ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को इसमें अच्छे से समझें, और मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 की NCERT बहुत अच्छी रहेगी इसके लिए, वो आप पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप करंट इश्यूज फॉलो करें। फॉर ज्योग्राफी ये बहुत ज़्यादा डायनामिक है, करंट इश्यूज से ही सारे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पहले आप NCERT स्टार्ट कर सकते हैं, क्लास 11 एंड 12 की NCERT पढ़िए, उसके बाद या साथ ही साथ आप करंट इश्यूज फॉलो करें। ज़्यादातर क्वेश्चन करंट इश्यूज पे मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि वो होते हैं।
हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी ही रिकमेंडेड होंगी, लेकिन हिस्ट्री बहुत वास्ट सिलेबस है तो इसको आप टुवर्ड द एंड पिकअप करें। और पास्ट क्वेश्चन आपको आपका बाइबल होना चाहिए, वो आपको ब्लूप्रिंट देते हैं कि आपको कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है और कितना प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन देखें तो जनरल स्टडीज़ में दे जस्ट मेंशन इन वन लाइन दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स, दैट इज़ ऑल। उसके अलावा कोई डिफाइंड सिलेबस जनरल स्टडीज़ का नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक्स के पेपर्स की बात करें तो जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 में मेजरली 3 सेक्शंस हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी, उसके लिए आप एच.एल. आहूजा रेफ़र कर सकते हैं। ये बहुत बल्कि बुक है लेकिन कंसेप्चुअली ईजी है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसके नोट बनाएं सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू रिवाइज बिफोर द एग्जामिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं काफ़ी सारे, उसके लिए यू कैन रेफर टू बुक कॉल्ड स्नाइडर एंड निकोलसन। उसके एग्जाम्पल्स करें और पास्ट ईयर क्वेश्चंस में देखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, सो दैट यू डोंट फील ओवरवेल्म्ड, यू हैव सम स्ट्रक्चर कि कहाँ से कहाँ पढ़ना है। उसकी प्रैक्टिस करें। कई बार हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको लगे कि क्वेश्चन इजी है बट यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व इट इन दी प्रेशर एनवायरनमेंट, तो इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स की, इवन इफ इट सीम्स इजी टू यू। उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द इकोनोमेट्रिक्स, यू कैन रेफर टू गुजराती, दैट इज सेकेंड ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी रीडिंग, और उसमें फोकस करें आप मल्टी कोलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशन एंड हेटेरोस्किडास्टिसिटी एंड सम डेरिवेशन बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर क्वेश्चन। मेरा सजेशन रहेगा कि जब आप मास्टर्स में होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टर्म पेपर्स के लिए साइन अप करें ताकि आप इकोनोमेट्रिक्स की नॉलेज को यूज़ करें और आपको एग्ज़ाम के लिए अलग से कुछ पढ़ना ना पड़े। सो एंड वन मोर इज़ मैथमेटिक्स सेक्शन इन द जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1। और अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछे जाते हैं लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल पे और लीनियर प्रोग्रामिंग पे, और ऐसा भी कुछ ट्रेंड देखा गया है कि वो ऑल्टरनेटिवली पूछा जाता है। हर साल इन दोनों में से एक क्वेश्चन मोस्ट लाइकली आता है और इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसको इग्नोर ना करें। If we talk about paper 2 of economics, that is general economics paper 2, for macroeconomics you can refer to book called Frowen, and उसमें आपके लिमिटेड नंबर ऑफ मॉडल्स हैं। आप उसको सेट स्ट्रक्चर के साथ पढ़ें, नोट बनाएं, हर मॉडल के आप नोट डाउन कर सकते हैं एजम्पशंस क्या हैं और ADAS कर्व क्या है और मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी की इम्प्लीकेशन और टिपिकल फीचर्स ऑफ ईच ऑफ द मॉडल्स आप कर सकते हैं और एक कंपैरिजन भी उसमें रखिए। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। एंड फॉर मनी एंड बैंकिंग यू कैन रेफर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी रीडिंग, एंड फॉर द करंट इश्यूज यू कैन फॉलो RBI बुलेटिन, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। उसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यू कैन रेफर टू सैल्वाटोर, एंड मैंने ऐसा नोटिस किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक सेक्शन जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का उसकी वेटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक सेक्शन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज मेजरली हबर्लर, रिकार्डो एंड हेक्सरोलिन मॉडल ज़्यादा पूछा जाता है। उसको भी आप एक सेट पैटर्न में पढ़ें, उनकी डेफिनेशन, उनके एम्पिरिकल एविडेंस, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, एक सेट स्ट्रक्चर में आप इन मॉडल्स को पढ़ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक सेक्शन जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, उसमें भी आपका पॉलिसी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन ये भी है कि स्टोपलर सैमुएल्सन मॉडल बहुत फेवरेट है यूपीएससी का, तो आप इसको इग्नोर ना करें। उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यू कैन रेफर टू एमएल जिंगल, बट उसको भी आप सिलेक्टिवली पढ़ें पास्ट ईयर क्वेश्चन के बेसिक्स पे। If we talk about general economics paper 3, we have environment. For that you can refer to IGNOU material, उसको selectively पढ़ें। And second thing that becomes very important is climate conventions, जो भी recent news में है वो उस पर direct questions आते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। Second is public finance. For that the standard book is Musgrave and Musgrave, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टॉपिक्स हैं जो इस बुक्स में कवर नहीं होते क्योंकि ये बहुत डायनामिक है नेचर में,
तो जैसे फॉर एग्जांपल आप टैक्सेशन रिफॉर्म्स क्या आए हैं, तो इसके लिए आप रीसेंट बजट फॉलो करिए, और FRBM एक्ट, फिस्कल ग्लाइड पाथ, और अगर जिस साल आप पेपर के लिए अपियर कर रहे हो उस साल अगर फाइनेंस कमीशन भी आया हो तो वो भी आप फॉलो करिए। आप पब्लिक फाइनेंस में GST का भी ट्रैक रखिए कि गवर्नमेंट की कलेक्शंस कितनी हुई है और GST में कुछ चेंजेस आए हैं। देन थर्ड वी हैव स्टेट प्लानिंग एंड मार्केट। इसका बहुत सारा सेक्शन ओवरलैप करता है बाकी पेपर से, तो इसको आपको अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मार्केट के लिए आपको अलग से कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप क्रुगमन रेफ़र कर सकते हैं। उसमें मार्केट को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझाया हुआ है, तो आपको वो याद रहेगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 4 के लिए आई वोंट सजेस्ट एनी पर्टिकुलर बुक। हाउएवर लोग उमा कपिला यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, वो आप कर सकते हैं। मैंने पर्सनली वो नहीं करी थी। इसमें आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना होगा क्योंकि ये डायनामिक है नेचर में, और पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस करें, और जो भी करंट इश्यूज आ रहे हैं आप उसको स्टैटिक से रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो यू कैन फॉलो इकोनॉमिक सर्वे, वो बहुत अच्छे से हर सेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से बातचीत करेगा यह उसमें। और बजट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देन देर इज़ वन डॉक्यूमेंट बाय नीति आयोग इन इंडिया एट 75, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बल्कि है बट आप इसको देख सकते हैं एक बार। देन देर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड economicsdiscussion.net, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली हर टॉपिक को, मॉडल्स को उसमें कवर किया गया है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड फॉर द अपडेट्स ऑन बैंकिंग यू कैन फॉलो RBI बुलेटिन एज वेल। अगर हम इंटरव्यू प्रेपरेशन की बात करें तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि हमें इंटरव्यू की अलग से किसी तरह की प्रेपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट है। लेकिन अगर हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की स्पेशली बात करें तो ये इट्स मोर ऑफ अ वाइवा इन नेचर, और आपकी पर्सनालिटी भी तभी दिखेगी जब आप ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे। और फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिसी इशू है और उसके रिगार्डिंग आपका ओपिनियन पूछा गया है, यू विल बी एबल टू फॉर्म ओपिनियन ओनली व्हेन यू हैव नॉलेज अबाउट इट। आप फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि आपका फार्म लॉज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, वेदर यू सपोर्ट इट और नॉट, आपको स्टैंड लेना है इस चीज़ का, तो वो आप तभी बता पाएंगे जब आप इसके बारे में नॉलेज आपको होगा। तो ये क्योंकि इंटरव्यू प्रेपरेशन का कोई सिलेबस नहीं है, कोई सेट ब्लूप्रिंट नहीं है, तो ये डॉन्टिंग जर्नी हो जाती है काफ़ी। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँ कि कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तो आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। उसको फिल करने के लिए आपको 1 हफ्ता मिलता है, और उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कॉलेज और एट वर्क प्लेस, एंड हॉबीज पूछी जाती हैं, एंड सम एक्सपीरियंस अबाउट द स्पोर्ट्स एज वेल इज ऑल्सो आस्क्ड। तो मेरा सजेशन रहेगा कि इसको बहुत ध्यान से भरें, सिर्फ वही चीज़ें भरें जिस पे आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ये एक फाउंडेशन बन जाता है, यहीं से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। रही बात क्या मेंशन करना है डैफ में, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी अचीवमेंट बहुत सारी हो, कम अचीवमेंट्स भी है तो भी चलेगा, लेकिन कम अचीवमेंट मेंशन करें लेकिन सिग्निफिकेंट वंस मेंशन करें, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस के टाइम पे कुछ किया हो, वो आप मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें रिसर्च पेपर्स की, एज ए इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हम रिसर्च पेपर्स के बारे में भी लिखते हैं, तो वो पेपर्स मेंशन करें जो आपने पब्लिश किए हैं, क्योंकि एज अ मास्टर्स स्टूडेंट रिसर्च पेपर्स सब ऑलमोस्ट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। अगर वो पब्लिश किए हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, एक आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा। नाउ फॉर हॉबीज ऑल्सो ट्राई टू मेक इट स्पेसिफिक, और एक ब्रॉड हॉबी ना लिखें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी हॉबी फोटोग्राफी है तो मैंने उसको लैंडस्केप फोटोग्राफी मेंशन किया ताकि मैं अपने इंटरव्यू को थोड़ा ड्राइव कर सकूं। सो दिस वाज अबाउट दी हाउ यू गो अबाउट फिलिंग अप डैफ। नाउ
इफ़ यू टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट द प्रेपरेशन ऑफ द इंटरव्यू, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें। ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल हैं करंट इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर्स की। आप उनको देखें कि किस तरीके से इंटरव्यू स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक लाइन ड्रॉ करने में हेल्प हो, आप ओवरवेल्म ना फील करें। और आप अपने सीनियर से भी बात कर सकते हैं। आप सीनियर से लिंक्डइन पर रीच आउट कर सकते हैं। आप अपने मास्टर्स के प्रोफेसर से बात करें तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि एक ब्लॉग है प्रोजेक्ट IES, उसमें आप देख सकते हैं बैच 2021 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर्स। आप उन्होंने अपने ट्रांसक्रिप्ट शेयर की हुई है, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। अगर पॉसिबल हो तो आप फेलो एस्पिरेंट्स के साथ ग्रुप बना सकते हैं, अपना डैफ उनके साथ डिस्कस करें, पॉलिसी क्वेश्चंस पर डिस्कशन करें कि आप क्या पॉलिसी इंटरवेंशंस करना चाहेंगे। उससे आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन मिलेगा। दीज आर द थिंग्स दैट यू माइट नॉट फाइंड इन द बुक। एंड अगर आप डिस्कशन करो, जितना ज़्यादा डिस्कशन करो आपकी नॉलेज उतनी ज़्यादा एनहांस होगी। और साथ ही साथ ध्यान रखिए अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का, क्योंकि इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंट दिखना, फ्रेश दिखना और फॉरवर्ड लुकिंग दिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रेपरेशन, सो मैं कहूँगी कि मैंने पर्सनली अपने प्रेपरेशन 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर ली थी। पहला सेक्शन था डैप, देन सेकेंड सेक्शन अंदर डैप ऑल्सो इंक्लूडेड अ सेक्शन ऑन स्टेट इकोनॉमी, कि आप कहाँ से हैं, आपने काम कहाँ से किया है, या आपके कॉलेज का स्टेट क्या है, वो भी डैफ में आ जाता है। सेकेंड सेक्शन वॉज ऑन दी करंट अफेयर्स एंड द थर्ड सेक्शन वॉज ऑन द इकोनॉमिक थियोरी। तो अगर हम इकोनॉमिक थियोरी की बात करें तो वैसे तो हमने मेन एग्जामिनेशन के टाइम पे इकोनॉमिक थियोरी सारी कर ली हैं, बट स्टिल इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हम इंटरव्यू के लिए इसको फिर से रिवाइज करें। क्वेश्चन बहुत बेसिक होंगे, लेकिन अगर आप आंसर नहीं कर पाते हैं तो एक वो रेड फ्लैग हो जाता है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि नेम वन वेरिएबल दैट इज़ गुड फॉर द हाउस होल्ड बट नॉट सो फॉर द इकोनॉमी। और उसके अलावा क्वेश्चन थे जैसे कि इफेक्टिव डिमांड, कंपेयर क्लासिकल एंड केन्स इकोनॉमिक्स एंड प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ज़्यादातर माना जाता है कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और अकॉर्डिंगली आपका इंटरव्यू प्रोसीड करेगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ अनसर्टेनिटीज, जस्ट अ हेड्स अप फ्रॉम माय साइड ऑन दिस। नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द डैफ, तो डैफ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना डैफ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और उनसे पूछें कि इस पर क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। कभी कभी ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। रिमेंबर जब मैंने ये एक्टिविटी करी अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे। इट केम आउट टू बी अराउंड मोर देन 100 क्वेश्चंस। लेकिन इम्पॉर्टेंट होगा कि हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अगर आप उसमें से कुछ क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करें, उनको पहले करें और उसके बाद आप लो प्रायोरिटी एरियाज पे फोकस करें। डैफ में से ही अगर हम बात करें स्टेट इकोनॉमी की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस जगह से हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपकी उसकी दिल्ली की इकोनॉमी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप करंट अफेयर्स फॉलो करें, साथ ही साथ आप बजट इकोनॉमिक सर्वे फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट करना चाहिए, दैट बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ सर्टेन स्टेट। उसके अलावा आपका कॉलेज कहाँ से हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी वो पूछते हैं कि दो स्टेट की इकोनॉमी को कंपेयर करो, आपके क्या सजेशंस रहेंगे उसको इम्प्रूव करने के। तो उसके भी माइंडफुल ऑफ दैट कि वो प्लेसेस भी आपको प्रिपेयर करने हैं। थर्ड सेक्शन आ जाता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रेपरेशन, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करें।
हालांकि मेंस के टाइम पे हम हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ये स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, लेकिन इंटरव्यू में इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो ऐड अ बिजनेस न्यूज़पेपर। जैसे मैंने फॉलो किया था बिजनेस स्टैंडर्ड, आप मिंट भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ होते हैं जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में शायद कवर नहीं होंगे। आप टेलीग्राम चैनल यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तो उसको भी आप यूटिलाइज करें। सेकेंडली फॉर करंट अफेयर्स आई वुड से कि कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जैसे कि CNBC एंड बियॉन्ड, उनको आप डेली देख सकते हैं। उसमें कुछ इकोनॉमिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट या पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड कम रेगुलरली, वो अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं। अगर आप उनको डेली फॉलो करोगे तो आपकी ओपिनियन फॉर्मेशन में, मोर इम्पॉर्टेंटली एक बैलेंस्ड ओपिनियन फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा, और आपकी एक इकोनॉमिक्स की वोकैबुलरी इन्हांस होगी। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आपको इंटरव्यू में एज ए इकोनॉमिस्ट बोलना है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक स्पेसिफिक सर्विस हो जाती है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि डोंट फोर्स योर सेल्फ इनटू डूइंग दिस, बट अगर आप डेली इन यूट्यूब चैनल्स को पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपकी ये वोकैबुलरी में नेचुरली आ जाएगा। उसके अलावा आप मंथली कंपाइलेशन भी फॉलो कर सकते हैं। एक बार आप उसको देख लीजिए न्यूज़पेपर रीडिंग करने के बाद, एट द एंड ऑफ द मंथ यू कैन लुक एट दी मंथली कंपाइलेशन कि क्या टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आप मिस आउट कर रहे हो, बिकॉज मंथली कंपाइलेशन कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सर्टेन मंथ। इसके अलावा मैंने CMIE एक वेबसाइट है वो फॉलो करी थी, उसमें मुझे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स फॉलो करने में बहुत हेल्पफुल रहा है, वो आप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पूरी प्रिपरेशन में स्पेशली फॉर द इंटरव्यू ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कशन करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ सोशल साइंस। कोई भी पॉलिसी के रिगार्डिंग आपका क्या व्यू है, आप उसमें क्या चेंजेस सजेस्ट करोगे, क्या इंटरवेंशन सजेस्ट करोगे, वो आप डिस्कशंस के बेस पे ही इम्प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि एज ए फाइनेंस मिनिस्टर व्हाट वुड बी योर पॉलिसी इंटरवेंशन टू encourage household to switch from gold investment to gold bonds और securities। उसमें मुझे जो काम आया वो मेरी मदर के साथ मैंने डिस्कशंस किए हुए थे गोल्ड के रिगार्डिंग। आई हैड आस्क्ड हर वाई वुड शी नॉट प्रेफर टू इन्वेस्ट इन गोल्ड बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ गोल्ड दैट वी हैव इन द सॉलिड फॉर्म। देयर इज लॉट्स ऑफ गोल्ड लाइंग आइडल इन द इकोनॉमी। तो अगर आप इसमें हाउस होल्ड बिहेवियर समझने की कोशिश करेंगे तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसका आंसर मैंने अपनी मदर के एक्सपीरियंस को कंबाइन किया अपने इकोनॉमिक्स नॉलेज के साथ और एक प्रैक्टिकल पॉलिसी इंटरवेंशन सजेस्ट किया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप एक प्रैक्टिकल पॉलिसीज को सजेस्ट कर पाएँ, एंड दैट विल कम ओनली विद डिस्कशंस विद टाइम। सो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। नाउ बिसाइड द प्रेपरेशन दैट वी डू फॉर द इंटरव्यू, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप नोट मेकिंग ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप नोट मेकिंग नहीं करेंगे और इंटरव्यू के टाइम पे आप उसको रिप्रोड्यूस ना कर पाएंगे तो देन द पर्पस वोंट बी सर्व्ड फॉर द इंटरव्यू। तो उसकी नोट मेकिंग करें। मैंने मोस्टली नोट्स ऑनलाइन बनाए थे, एक एप्लीकेशन है वन नोट, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि इन्फ्लेशन, बैंकिंग, टैक्सेशन कलेक्शन, लेबर मार्केट, इसका मैंने चार्ट पेपर बना लिया था, अपने वॉल पे लगा लिया था, और मैं वीकली बेसिस पे उसको अपडेट करती रहती थी। वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा, एक ट्रेंड को फॉलो करने में बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। अगर मैं अपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो मेरा इंटरव्यू बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहा, बहुत कॉर्डियल बिहेवियर था उनका। उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील कराने की पूरी कोशिश करी। और ये मैं आपको बता दूं कि वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो दे विल ट्राई टू नो यू एज मच एज पॉसिबल। उसको कॉन्वर्जेशन को स्ट्राइक करने की कोशिश करो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स दो कि वो आपके बारे में बातचीत कर पाएँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पोकर फेस्ड होते हैं थ्रू आउट द इंटरव्यू, तो दैट शुड नॉट डिस्करेज यू। आप अपने फेस पे स्माइल रखें और एक कंपोज्ड माइंड के साथ आगे बढ़ते रहें। और ये भी ध्यान रखें कि अगर एक पार्ट ऑफ द इंटरव्यू अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो डोंट लेट दैट
mess up your entire interview, because every other interviewer that you have in the interview panel is a next opportunity for you. और जैसे कि मेरे इंटरव्यू पैनल में 4 इंटरव्यूअर्स वर देयर, एंड एक इंटरव्यूअर के साथ मेरा इंटरव्यू इतना स्मूथ नहीं जा रहा था, तो देन देर आर नेक्स्ट 3 अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, तो उसका आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू के बीच में पानी चाहिए, आप किसी भी तरह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, या आपको पॉजेज लेना चाहते हो आप कुछ बोलने से पहले, तो कीजिए। दे विल अप्रिशिएट कि आप सोच के समझ के फिर बोल रहे हो। डोंट जंप टू कंक्लूजन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम हेसिटेट करते हैं कि हम पाने के लिए नहीं पूछ सकते, बट आप इसको बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। 2 और चीज़ें मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगी। पहली चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए। अगर मॉक्स पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, अगर आप दिल्ली में नहीं हैं, तो ऑनलाइन मॉक्स दीजिए। उसके अलावा आप कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आप क्वेश्चंस फीड इन कर सकते हैं। वो आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको सेट टाइम लिमिट में वो आंसर करने होते हैं। वो एप्लीकेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये मेरे सजेशंस रहेंगे फॉर द इंटरव्यू प्रेपरेशन। मेरे कुछ पार्टिंग वर्ड्स रहेंगे। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अपने आप को पॉजिटिव पीपल से सराउंड करो। हैव अ हेल्दी बंच ऑफ पीपल अराउंड यू जो आप में आपसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी रहती है और आपको कई बार सेल्फ डाउट्स होंगे। आप शायद मॉक्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, या फिर आप एंजाइटी फील कर सकते हो। तो उस मोमेंट पे जब आपको कोई कहता है कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ट्राई टू सराउंड योरसेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल। सेकंड मैं कहूँगी कि हेल्दी डाइट फॉलो करें। अपनी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। थर्डली आई वुड से कि किसी की भी स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो ना करें। सबके अपने अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं। तो खुद को आप आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि नोट बनाने इम्पॉर्टेंट है, उससे आपको एक क्लैरिटी मिलती है, उससे आपको एट पीस फील होता है, तो बनाइए। सिमिलरली कुछ लोग होते हैं जिनको एग्जामिनेशन के टाइम पे चिल करना ज़्यादा पसंद है, और अगर वो रिवाइज़ करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा। बट अगर आपको लगता है कि आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है 2 आवर्स बिफोर द एग्जामिनेशन, तो करें। सिमिलरली कोचिंग का भी बहुत लोग पूछते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कोचिंग वुड नॉट बी सफिशेंट, बट अगर आपको लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, या फिर आपको लगता है कि किसी का सुन के आपको ज़्यादा समझ आता है, तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो माई पॉइंट इज दैट ड्राफ्ट योर स्ट्रैटेजी एज पर योर ओन सर्कमस्टांसेस। अल्टीमेटली गोल मैटर करता है, आउटकम मैटर करता है, और आप कैसे वहाँ पहुँचते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। क्योंकि ये जर्नी बहुत ही लंबी हो जाती है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर आप शॉर्ट टारगेट्स रखेंगे और उससे आप मोटिवेटेड फील करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे, वंस यू कंप्लीट योर टारगेट्स, यू कैन इवन रिवॉर्ड योर सेल्फ विद सम मूवी और सीरीज और थिंग्स दैट यू लाइक। माई लास्ट वर्ड्स वुड बी कि सिलेबस बहुत वास्ट होता है। इट माइट नॉट बी पॉसिबल टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो बहुत डिलीजेंटली करें। उससे आपको अच्छा लगेगा और आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। एंड आई वुड लाइक टू विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। आई होप टू सी सम ऑफ यू ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।